favorite class, Kavita Nandwani is here. We are going to start a new chapter of your class 7th. I would request to all of watching these lessons stay connected for entire duration. And the end of the chapter to leave feedback by from comment and share of my motivation. Now student, we are discuss the chapter number 2, new kings and किंगडम्स। अभी तक आपने जो स्टडी किया है मेडावल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट रीड किया है। आज हम रीड करेंगे मेडावल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। फर्स्टली हम क्या करेंगे, चैप्टर के नेम को समझेंगे कि चैप्टर क्या है। न्यू किंग्स एंड किंगडम, नए राजा और उनका राज्य। नए राजा और उनका राज्य, ठीक है। नेम से आपको क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम राजा और उनके राज्यों के बारे में स्टडी करेंगे कि उस समय पर मेडावल हिस्ट्री के टाइम पर किंग कैसे हुआ करते थे और वो कैसे काम करते थे। Many new densities emerged after the 17th century. Map 1 show the major ruling densities in different part of the subcontinent between the 7th and 12th century. देखो इसमें क्या चीज़ बताई हुई है, इसमें क्लियरिटी दी है आपको कि जो डेंसिटीज़ क्या होती है। डेंसिटी मतलब जब पीढ़ी दर पीढ़ी राज चलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी राज का मतलब होता है जैसे सबसे पहले आपके दादा ने घर पर राज किया, ठीक है। दादा के बाद पापा आ गए, ठीक है। पापा के बाद बेटा आ गया, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है, डेंसिटीज़ जब एक ही फैमिली के लोग क्या करते हैं, किंगडम चलाते हैं, अपना राज्य चलाते हैं। अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, पास्ट पढ़ रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले किसका राज हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसका राज हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राज हुआ बिंदुसार का, और बिंदुसार के बाद हुआ अशोक का राज। मीन्स अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्टली चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बने बिंदुसार, बिंदुसार के बाद राजा बने अशोक, राइट। ये तीनों इस तरह से चले क्योंकि ये एक ही फैमिली के मेंबर्स थे। चंद्रगुप्त पिता, बिंदुसार उनके बेटे, और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, ठीक है। तो डेंसिटीज़ का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको कि डेंसिटी क्या होती है, किस तरह का राज्य होता है। आफ्टर द 7th सेंचुरी, अब देखो ये कब की बात है, 7th सेंचुरी की, और आज क्या है 21st सेंचुरी। तो नेचुरली है इसके बीच में काफ़ी सारा डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस आपको एक मैप के अकॉर्डिंग भी यहाँ नीचे शो किया गया है। अब इसमें आपको बताया गया है कि सब कॉन्टिनेंट डेंसिटी के पार्ट होते हैं। जैसे देखो एक राज्य, दो राज्य, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये क्या है, अलग अलग राज्य हैं, ठीक है। और जब इनको एक ही बना दिया जाता है तो इसको हम बोल देते हैं किंगडम। यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किंग मीन्स क्या होता है, डेंसिटीज़ क्या होती हैं, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, और सेंचुरीज क्या हैं इसके अंदर, और किंगडम क्या होता है। अब देखो इस मैप में आपको क्लियर शो किया है। ये जो मैप है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस मैप के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि राष्ट्रकूटा का राज्य कहाँ पर है, पैंतपुर कहाँ है, ठीक है। चोलास का राज्य कहाँ है, चमनास का राज्य कहाँ है, कन्नौज का, मतलब ये आपको अलग अलग किंगडम के बारे में बता रही हैं। और किंगडम जो होता है काफ़ी बड़ा एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे राज्य जो हैं मिलकर राज करते हैं। द एमरजेंसी ऑफ द न्यू डेंसिटीज़, अब जो नए नए राज्य थे उनका आरंभ कैसे हुआ,
वो पास्ट के अंदर हमें स्टडी करने में कैसे मिलेंगे। देखो, बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ वेरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखो, एक तो राजा होता है जो किंगडम पर राज करता है, बट 17th सेंचुरी में राजा के अलावा और भी कई बड़े बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स हुए। लैंडलॉर्ड्स होते हैं जमींदार, ठीक है, जो क्या करते थे, अलग अलग रीजन पर, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पर रहते थे। एग्जैक्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर द सबऑर्डिनेट और सामंतास। जब वो अप बिग लैंडलॉर्ड थे जिनके पास इनकम ज़्यादा होती थी, जब वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाते थे, अमीर हो जाते थे, तो वो अपने आप को राजा के सबऑर्डिनेट और सामंत कहलवाने लग जाते थे कि वो राजा की हेल्प करते हैं, ठीक है, और राजा को टैक्सेस देते हैं, पैसे देते हैं। तो इस तरह से वो अपने आप को राजा का हितैषी जानने लग जाते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग ऑफ ओवरलॉर्ड्स। वो राजा के लिए क्या करते थे, बहुत सारे बड़े बड़े गिफ्ट ले जाते थे। बी प्रेजेंट एट द कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। जो क्या होता था, उनके महल में यूज़ हो जाते थे, या जो मिलिट्री यूज़ करती थी उनको भी वो पूरी की पूरी सपोर्ट देते थे। एज सामंतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ। इस तरह से क्या होता था, जो सामंत लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनको पावर, शक्ति मिल जाती थी, एंड वेल्थ मतलब पैसा उनके पास हो जाता था। जब उनके पास पैसा आ जाता था, वेल्थ आ जाती थी, तो वो अपने आप को सामंता के नाम से उपाधियाँ देते थे, या महामंडलेश्वर। इस तरह से वो अपने लिए ये जो वर्ड्स थे वो अपने लिए यूज़ करने लग जाते थे कि वो महान सामंत हैं या महामंडलेश्वर हैं। ऐसा किस लिए होता था, जब उनके पास बहुत सारा पैसा और राजा की सपोर्ट आ जाती थी। एंड सो ऑन सम टाइम दे असर्ट देयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। कई बार क्या होता था कि उनके पास इतना पैसा हो जाता था कि वो अपने आप को राजा ही समझने लग जाते थे, और राजा से अलग अपना राज्य और किंगडम भी चलाने लग जाते थे। ऐसे कई एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर। वन सच इंस्टेंस वाज वट ऑफ द राष्ट्रकूटा, जिसमें से एक जो है वो राष्ट्रकूटा है इन द ढक्कन। देखो, आप इसको मैप में भी जाकर देख सकते हो कि राष्ट्रकूटा कहाँ है। ये जो एरिया है, देखो ये वाला, ये एरिया एक ऐसा एरिया है राष्ट्रकूट का जहाँ पर सामंत जो थे काफ़ी रिच हो गए, काफ़ी अमीर हो गए, और उन्होंने अपने आप को उस एरिया का राजा बना लिया, किंगडम घोषित कर दिया अपने आप को कि ये सारा राज्य हमारा है। इनिशली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चोलाकास, जबकि क्या है, वो चोल राज्य के सबॉर्डिनेट थे। इन द मिड 8th सेंचुरी के मिड में एक दंती दुर्ग, अ राष्ट्रकूटा चीफ ओवरव्यू इज द चलुकास ओवरनोट एंड फॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हरना गरबा। देखो, अब इसमें क्या है, राष्ट्रकूट का जो चीफ हुआ वो कौन था, दंती दुर्ग। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द चीफ ऑफ राष्ट्रकूटा, तो आपका आंसर आएगा दंती दुर्ग। उसी तरह से क्या है कि जो हरण्यगर्भा है, ये क्या था, एक गोल्डन बॉम्ब था। मीन्स ये एक ऐसा, आप इसको बोल सकते हो, यज्ञ टाइप था कि जिसमें किसी भी कास्ट के लोग, मान लो ब्राह्मण है या लो कास्ट के लोग हैं, अगर वो ये यज्ञ कर लेते हैं तो वो भी क्षत्रिय हो जाएंगे, और क्षत्रियों के बराबर ही उनको सम्मान मिलेगा सोसाइटी में, और वो वर्क कर पाएंगे। दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ ब्राह्मणस। ये जो यज्ञ किया जाता था ये ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। इट वाज थॉट अ लीड ऑफ द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाई एज अ क्षत्रिय। मतलब जो जन्म से किसी भी जाति में बर्थ हुआ है उसका, बट वो क्षत्रिय नहीं है, तो वो इस तरह का ये यज्ञ करके, हरण्यगर्भा करके वो भी क्षत्रिय बन सकता था। इवन इफ इट वाज नॉट वन बर्थ, जबकि कोई भी बर्थ से क्षत्रिय नहीं होता था। In the other case, men from enterprises families used their military skill of carve out kingdom। कई केसेस में क्या होता था कि जो फैमिलीज थी वो अपने आप को राजा के बराबर और मिलिट्री
स्किल के साथ लाती थी। जैसे देखो फॉर इंस्टेंस ना, कदंबा, मयूराश्रमन एंड गुजरत प्रतिहारा हरिचंद्रा पर ब्राह्मणास। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि जो कदंबा है, यह मयूराश्रम है, और यह गुजरहारा प्रतिहारा है, हिरण्यगर्भ है, ब्राह्मण है। ये क्या है? हु गेव अप द ट्रेडिशनल प्रोफेशन। इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल था, प्रोफेशन था, वो छोड़ दिया टू की नाम सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किंगडम। और इन्होंने क्या किया? अपना ही राज्य बना लिया कर्नाटका एंड राजस्थान में। ठीक है, अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हिरण्यगर्भ यज्ञ का, कि जो लोगों ने यज्ञ किया और अपने आप को, चाहे वो ब्राह्मण कास्ट के थे और ब्राह्मण कास्ट से हटकर वो एक क्षत्रिय बन गए, उन्होंने अपना राज्य बनाया कर्नाटक और राजस्थान में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो क्षत्रिय नहीं था वो उस समय पर राज नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्होंने पहले हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया और सोसाइटी में अपने आप को क्षत्रिय प्रूफ किया, और उसके बाद कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य बना लिया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब देखेंगे कि वो राजा तो बन गए, बट उसके बाद उन्होंने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम, राजा बनने के बाद उन्होंने अपने लिए नए नए वर्ड्स, नए नए टाइटल यूज़ करने शुरू कर दिए। जैसे आप से एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है तो क्या होता है? क्लास में सारे उसको बोलते हैं, ओए ये तो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो उसको अलग अलग नेम देते हैं। मान लो कोई चीज़ वो टीचर को बताता है तो कई बच्चे उसका नेम भी बिगाड़ देते हैं, बट यहाँ पर उससे अपोजिट हुआ। जो राजा थे वो अपनी प्रशंसा करवाते थे, वो चाहते थे कि लोग उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दें। इसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ टाइटल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। टाइटल आपको पता है ना, जैसे लेसन का टाइटल होता है किंग एंड द किंगडम्स, मतलब नाम आते ही आपको पता चल जाएगा राजा में, सॉरी इस चैप्टर में क्या है। सेम उसी तरह से उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे? वो अपने लिए टाइटल यूज़ करते थे। उनके जो टाइटल होते थे वो काफ़ी अच्छे और फेमस टाइटल होते थे। जैसे देखो, मैनी ऑफ दिस नो किंग द अडोप्टेड हाई सराउंडेड टाइटल सच एज महाराजा अधिराज। वो कहते थे कि हमें महाराजा अधिराज कहा जाए। ग्रेट किंग, ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन, तीन भवन कौन से होते हैं? तीन तीन लोक होते हैं ना, कौन से? स्वर्ग, सॉरी पृथ्वी, आकाश और पाताल, ये तीन लोक हैं। जो राजा बन जाता था वो कहता था कि मैंने पृथ्वी पर भी राज किया, आकाश पर भी राज किया और पाताल पर भी राज किया, तो वो अपने आप को टाइटल देता था त्रिभुवनपति, महाराजा अधिराज। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे टाइटल्स थे जो उस समय के जो राजा बने वो अपने आप के लिए दिलवाते थे। वो चाहते थे कि लोग उनको इसी तरह से एक्सप्लेन करें या इसी तरह से बताएं कि वो राजा महाधिराज है। मान लो सभा में राजा आता था तो उसके जो सेवक होते थे वो बोलते थे राजा महाधिराज, ये जो भी नाम होता था उनका नाम लेकर उनको बुलाते थे। इस तरह की उपाधियां, टाइटल जो थे दिए गए। दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंतस एज वेल एज विद द एसोसिएशन ऑफ पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणास। देखो, अब राजा वो क्या करते थे कि जो अपनी डिस्कशन थी राजा की, वो सभा में बैठकर सामंतों के साथ, जो व्यापारी थे ट्रेडर्स उनके साथ, पीजेंट जो किसान थे उनके साथ, और ब्राह्मणास जो ब्राह्मण लोग थे उनके साथ शेयर करते थे। इन ईच ऑफ द स्टेट रिसोर्सेज वर ऑबिटेंडेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर दैट इज़ अ पीजेंट कैटल कीपर। ऐसा क्यों करते थे वो? क्योंकि उनको इनसे रिसोर्सेज मिलते थे। रिसोर्सेज मतलब टैक्सेस मिल जाते थे। जो किसान थे वो राजा को टैक्स देते थे, कैटल कीपर जो पशुपालन करते थे वो राजा को टैक्स देते थे। जो आर्टिशियन होते थे, आर्टिशियन कौन होता है? जो जिसके पास कोई कला होती है, जैसे कोबलर हो गया, ठीक है, गोल्ड स्मिथ हो गया, ये क्या थे? वुड मेकर हो गया, ठीक है। तो ये सारे कौन थे? आर्टिस्ट थे। पेंटर हो गया, ठीक है। तो ये सारे आर्टिस्ट थे, ये भी क्या करते थे? टैक्स देते थे।
who were often pursued to the compelled to the slender part of they produced। अब इसमें क्या होता था, अभी कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों में टैक्स देते थे। कई बार वो जो चीज़ बनाते थे उसी में भी टैक्स दे देते थे। मीन्स जैसे गोल्ड सीमित है तो वो गोल्ड का कुछ भी बनाकर राजा को दे देता है टैक्स के रूप में। कॉबलर है वो जूते बनाकर दे देता है राजा को। और जो वुड मेकर है, लकड़ी का काम करता है, वो फर्नीचर बना देता है राजा। इस तरह से जो है वो टैक्स दिए जाते थे। अब इससे क्या होता था, हु असर्टेड दैट द ऑडिट ऑफ द लैंड रिवेन्यू वाज आल्सो कलेक्ट फ्रॉम द ट्रेडर्स। जो व्यापारी होते थे वो भी क्या करते थे, कलेक्ट कर कर राजा को टैक्सेस दिया करते थे, जिससे कि राजा क्या है वो पीजेंट, ट्रेडर और ब्राह्मणास और सामंता के साथ क्या करता था, डिस्कशन करता था। देखो अब यहाँ पर क्लियर 400 टैक्सेस के बारे में बताया स्टूडेंट। अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहा है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और आपका एक शेयर ऐसे बहुत से बच्चों का हेल्प करेगा जिसको इस चैप्टर की स्टडी की नीड है। और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो तो आपको पता चल जाए कि आपकी मैम ने आपके लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अब हम बात करेंगे 400 टैक्सेस की, कि उस समय पर जो मेढ़ावे हिस्ट्री के टाइम पर जो राजा हुए थे उन्होंने कौन कौन से टैक्सेस लगाए। और जो टैक्सेस की क्वांटिटी है देखो वो कितनी है, 400 की। जो 400 मतलब 400 प्रकार के टैक्स लगाए गए। अब उन 400 टैक्सेस में कौन कौन से टैक्स आते हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोल्स वर्ल्ड रूल। देखो यहाँ पर सबसे पहले बताया है रूल, मतलब किस तरह से 400 टैक्सेस में कहाँ कहाँ पर क्या क्या टैक्स लगाए गए। देखो सबसे पहले चोल्स हु रूल्ड इन तमिलनाडु। यहाँ बताया है कि जो चोल साम्राज्य था वो तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, था। उन्होंने क्या किया, 400 टर्म के अलग अलग टैक्सेस लगाई। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन अ टैक्स इन व्यक्ति। अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स आपका टैक्स है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, व्यक्ति का मतलब है कि जब भी आपको टैक्स देना पड़ता था तो आप टैक्स किस में देते थे, पर्सन में। पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति का टैक्स में दे देते थे। टैक्स में मतलब उसको उसका स्लेव बना देते थे, दास बना देते थे। कि जैसे मान लो किसी पर्सन पर टैक्स लगा, पीजन पर, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो वो व्यक्ति टैक्स लगता था, तो जो उसका बेटा होता था वो उसको एज अ स्लेव बनाकर उस सामंत को दे देता था कि आज के बाद ये मेरा बेटा मेरा ना होकर आपका है और वो काम करेगा आपके लिए। टेकन नॉट इन कैश बट इन फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर। तो क्या होता था कि वो फोर्स लेबर के नाम से भी फेमस हो गया, ठीक है। एंड कदामी और द लैंड रिवेन्यू। कदामी नाम का टैक्स लिया जाता था और लैंड पर भी रिवेन्यू ली जाती थी। देयर वर आल्सो टैक्स ऑन द दैचिंग द हाउस ऑफ लैडर ऑफ क्लाइम पाम ट्रीज कीज ऑन सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। अब ये देखो कि जो लैडर है, क्लाइम है, पाम है, ट्रीज हैं, ये सारे क्या हैं, फैमिलीज की प्रॉपर्टी होती हैं। आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे। क्या आज भी ऐसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, बट आज ऐसे टैक्सेस कलेक्ट नहीं किए जाते हैं। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं या प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, इनकम टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ये जो व्यक्ति टैक्स है ये आज के टाइम में कलेक्ट नहीं किया जाता। These resources were used to finance the king's establishment। अब जो रिसोर्सेज उनको मिलते थे, जो टैक्स मिलते थे, वो किस लिए यूज़ होते थे, वो यूज़ होते थे कि किस तरह से वो अपने राज्य को बना सकते हैं। और टेम्पल्स बनवाते थे उस टैक्स से, फोर्ट्स, किले बनवाते थे। दे वर आल्सो यूज अ फाइट वार। और जिससे कि क्या है, युद्ध के समय पर जो जो चीज़ें चाहिए होती थी वो उन टैक्सेस से बनवाई जाती थी। विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द equations of the wealth in this form of the plunder and access land as well the trade routes।
और जो पैसा होता था उससे वो ज़मीन भी खरीद लेते थे, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में भी मिला लेते थे, ताकि क्या है कि काफ़ी टाइम तक व्यापार किया जा सके। द फंक्शनरी फॉर द कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस फैमिली। अब जो पैसा इकट्ठा किया जाता था वो कुछ ही फैमिली से, जो बड़े बड़े लोग थे उनसे कलेक्ट होता था। एंड पोजीशन वर ओपन हेरिडिटी, और वहाँ पर जो पोजीशन थी वो हेरिडिटी थी। हेरिडिटी मतलब वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है सब कुछ। ठीक है, जैसे पहले फादर, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से जो भी सिस्टम था वो हेरिडिटी बेस्ड था। This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king and this position. ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी राजा बनता था और राजा के आसपास जितने भी लोग होते थे वो सारे ही उसके रिलेशनशिप वाले होते थे, रिश्तेदार होते थे। जैसे आप समझ सकते हो, अगर आज के टाइम में किसी एक फैमिली के एक मेंबर की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो वो क्या करता है कि अपनी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ट्राई करता है कि उनकी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो उस समय पर भी ऐसा ही चलता था कि जो राजा बनता था वो अपने जितने भी मिनिस्टर वगैरह होते थे वो सभी अपनी फैमिलीज़ के मेंबर को भी बना देते थे। स्टूडेंट में भी आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इससे आगे वाला जो परस्तीस एंड लैंड ग्रांट्स है ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है बच्चों, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपके पास ऑलरेडी मैसेज आ जाएगा, जिससे आप जल्दी से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और आपका एक शेयर दूसरे बच्चों की हेल्प करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।